आज पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त करेंगे जारी प्रधानमंत्री, बंगाल को भी मिलेगी सौगात। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने खराब वेंटिलेटर्स की खरीद पर उठाए सवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जांच करवाने की मांग। दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, एनसीआर में फंसे प्रवासी मजदूरों के 2 वक्त के खाने का करें इंतजाम। और पिछले 3 दिन में कोरोना की रफ्तार पर लगा मामूली ब्रेक, सरकार ने कहा नए मामलों और संक्रमण दर में आई कमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 30 दिन तक चले पवित्र रमजान के बाद आखिरकार बृहस्पतिवार को चांद के दीदार हो गया। देश के कई हिस्सों में चांद देखा गया। ईद का चांद दिखते ही लोगों ने एक दूसरे को फोन पर ईद की बधाई देना शुरू कर दिया। हालांकि कोविड महामारी की वजह से हर साल रहने वाली ईद की वो रौनक तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसको लेकर खासे उत्साहित हैं। दिल्ली समेत देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने तमाम लोगों से अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि शरिया इसका इजाजत देता है, लिहाजा सभी लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा करें और अपने घरों में ही रहें। पंजाब के अमृतसर में आज ईद की नमाज अदा की गई है। इस दौरान लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा करके ईद की शुभकामनाएं दी हैं। और आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी वेव के चलते मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ईद पर कोरोना की गाइडलाइंस की पालना करते हुए सादगी से त्योहार मनाने की अपील की है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी मस्जिद में सादगी और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा की। का दिन है और ये ईद उल फितर जो हम मनाते हैं, ये एक साल के अंदर जो हम 30 रोजे रखते हैं उसके बाद हम खुशी के साथ ईद उल फितर मनाते हैं। लेकिन इस बार जो ईद का त्यौहार है बहुत ही सादगी के साथ बनाया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं जामा मस्जिद में बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग आते थे, लेकिन कोरोना को लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्टेंसिंग का पालन किया और बहुत ही कम तादाद में हमारे आसपास के मोहल्ले के लोगों ने ईद की नमाज अदा करी और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करी। जो भी लोग इस आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले पैसों की 8वीं किस्त किसानों के खातों में भेजी जाएगी। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे एक समारोह में किसानों को ये किस्त जारी करेंगे। वर्चुअल माध्यम से होने वाले इस समारोह में देश भर के तकरीबन 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। अब तक इस योजना के तहत 1.15 लाख करोड़ रुपए किसान परिवारों के खाते में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। आज का दिन बंगाल के किसानों के लिए भी खास होगा। लगातार मोदी सरकार के इस स्कीम में बंगाल में क्रियान्वयन का विरोध करती रही ममता सरकार ने आखिरकार अपना रुख बदलने का फैसला किया है। आज बंगाल के किसानों के खातों में भी पहली बार इस स्कीम के तहत पैसा भेजा जाएगा। केंद्र सरकार लगातार ममता सरकार को इस स्कीम में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करती आई, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव में खुद पीएम मोदी और बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था। हालांकि बंगाल के सभी किसानों के खातों में पैसे नहीं भेजे जा सकेंगे क्योंकि राज्य सरकार की ओर से कुछ तकनीकी औपचारिकताएं अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत हर साल योग्य किसानों के खातों में 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। ये पैसे हर साल 4-4 महीनों के अंतराल पर 3 किस्तों में भेजे जाते हैं। 7वीं किस्त पिछले साल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर भेजी गई थी। सातों किस्त मिलाकर अभी तक किसानों के खातों में तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। ये धनराशि डीबीटी माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा कराई जाती है।
तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश भर में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को एक बार फिर से अमल में लाने के लिए मजबूर कर दिया है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्य सरकारों ने संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे कड़े कदम उठा दिए हैं। ऐसे में एक बार फिर से बड़े बड़े महानगरों में अलग अलग राज्यों में आने वाले मजदूर और प्रवासी फंस चुके हैं। आय और खाने पीने की व्यवस्था न हो पाने के कारण कहीं फिर से ये लोग पलायन करना ना शुरू कर दें, ये लोगों में डर इस समय बना हुआ है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मजदूरों और प्रवासियों के लिए राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली एनसीआर में बहुचर्चित जगहों पर सामुदायिक किचन खोले ताकि इलाके में फंसे हुए मजदूरों और प्रवासियों और उनके परिजनों को 2 वक्त का खाना उपलब्ध हो सके। एनसीआर में इन 3 राज्य जितने भी हैं वहां के जिलों के लोग शामिल हैं, जहां की चर्चित जगहों पर सामुदायिक किचन बनाने का निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। पंजाब सरकार 18 से 44 उम्र के लोगों और सरकार और प्राइवेट सेक्टर में समूह के स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों के लिए टीकाकरण मुहिम शुरू करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि इस मुहिम के तहत राज्य भर में 157 कोविड टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। विशेष सहरोगों से पीड़ित कोई भी व्यक्ति वैध आईडी प्रमाण और डॉक्टर की पर्ची के साथ नजदीकी टीकाकरण केंद्र जाकर कोविड का टीका लगवा सकता है और उसके अलावा हेल्थ केयर वर्करों के पारिवारिक मेंबर भी टीका लगवाने के लिए इन केंद्रों पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 18+ वालों के लिए टीकाकरण चरणबद्ध ढंग से शुरू किया गया है और कमजोर और अन्य ज्यादा जोखिम वाले वर्गों को पहल के आधार पर कवर किया जा रहा है। इस उम्र वर्ग के सभी योग्य व्यक्तियों को जल्द टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक 41,33,561 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। बलबीर सिंह सिद्धू ने सभी लोगों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द कोविड का टीका लगवाने और कोविड संबंधी उचित व्यवहारों की पालना करें, क्योंकि ये महामारी से निपटने का एकमात्र साधन है। एक ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। आओ मिलके कोरोना नु हराइए। वैक्सीन लगवाओ, परिवार बचाओ। फतेह हो पंजाबियों, फिर फतेह होगी। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर झारखंड को कोरोना वैक्सीन देने में पक्षपात का आरोप लगाया है और उसके साथ ही निजी अस्पताल की तरफ से मरीजों को लेकर मनमानी किए जाने का भी आरोप लगाया है, धमकी देने का भी कहा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट किया है और लिखा है कि हमने हर वैक्सीन की 25 लाख खुराक देने का आदेश दिया है, लेकिन हमें कोवैक्सीन की सिर्फ 1,34,000 खुराक और कोविशील्ड की 1 लाख खुराक दी गई है। झारखंड के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 1057 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है, लेकिन झारखंड को केवल 1 ही मिला है। देश में कोरोना के नए मामलों ने एक बार फिर से 3.5 लाख का आंकड़ा पार कर दिया है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,62,727 नए मामले सामने आए हैं और 4,136 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना का सितम लगातार जारी है, लेकिन पहले की तुलना में दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश भर में कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ने लगी है। इसी बीच वैक्सीन के मोर्चे पर एक अच्छी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि रूस की वैक्सीन स्पुतनिक अगले हफ्ते से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही जल्द ही इसका भारत में उत्पादन भी शुरू हो जाएगा।
तो कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए केरल में लगाए गए लॉकडाउन का अभी कोई असर दिख नहीं रहा है। राज्य संक्रमितों की संख्या यहां पर अभी तक कम नहीं हो पा रही है। वहीं महाराष्ट्र और दिल्ली में सख्त पाबंदियों का प्रभाव दिखने लगा है और मामलों में कमी आने लगी है। उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में भी संक्रमण घट रहा है। केरल में पिछले शनिवार से ही लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन मामले कम नहीं हो रहे हैं। गुरुवार को 29,955 नए केस मिले और 97 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दिन में पहले रिकॉर्ड 43,529 मामले पाए गए थे। सक्रिय मामले भी बढ़कर 4.38 लाख हो गए थे। कर्नाटक को कुछ राहत मिली है। बुधवार को 39,998 मामले और 516 मौतों के मुकाबले गुरुवार को 35,297 नए केस मिले और 344 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में सख्त पाबंदियों का असर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि केसेस कम हो रहे हैं। तो कोविड संक्रमण की दूसरी लहर को थामने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना टीकों की 4 करोड़ डोज हासिल करने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करके इस दिशा में अन्य राज्यों से पहले दांव चल दिया है। हालांकि टेंडर खुलने के बाद ही वैक्सीन के रेट का पता चलेगा, लेकिन राज्य सरकार का अनुमान है कि इस सौदे पर तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोरोना से बचाव का सबसे कारगर तरीका समझी जा रही है वैक्सीन के इस मोटे ऑर्डर पर देश विदेश की कंपनियों की निगाहें हैं। कई कंपनियों ने इस ग्लोबल टेंडर में दिलचस्पी दिखाई है। तो कोरोना वायरस के संक्रमण काल में लोगों के साथ ही अब जीवनदायिनी मानी जाने वाली गंगा नदी पर भी बड़ा संकट गहरा रहा है। मोक्षदायिनी मानी जाने वाली गंगा नदी के साथ ही यमुना, गोमती और अन्य नदियों या फिर उनके तट पर रोज सैकड़ों शव मिल रहे हैं। कोरोना वायरस से मृत लोगों के परिजन या तो शवों को बहा रहे हैं या फिर आधे जले शवों को नदी के पास छोड़कर इतिश्री कर लेते हैं। इसके बाद की सारी कसर सरकारी नुमाइंदे, घाट पर रहने वाले लोग या फिर जानवर कर देते हैं। कोरोना संकट के बीच में उत्तर प्रदेश में उन्नाव में 16 सरकारी डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले डॉक्टर अलग अलग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हैं। उनका आरोप है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गलत ढंग से बात करते हैं। प्रशासन के तानाशाही रवैये और विभागीय उच्च अधिकारियों के असहयोग के कारण उन्नाव के 16 प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों ने अपने पद से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष के न मिलने पर उन्होंने डिप्टी सीएमओ को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा सौंपने वाले डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के बीच वो पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और उसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने दंडात्मक आदेश जारी करते हुए तानाशाही रवैया अपनाया है। यही वजह है कि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। असहयोग की भूमिका बनाई गई उनके साथ। तो इस कोरोना काल में डॉक्टरों का इस्तीफा देना बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर डॉक्टर इस्तीफा देते हैं तो जाहिर सी बात है चिंता होगी ही, क्योंकि 16 डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ वो व्यवहार नहीं किया जा रहा था जो होना चाहिए। परेशान हो गए थे डॉक्टर, जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कई अधिकारियों पर, जो उच्च अधिकारी वहां के हैं, उन पर आरोप लगाए गए हैं कि उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा था, उनके साथ व्यवहार ढंग से नहीं किया जा रहा था। तो एक साथ 16 सरकारी डॉक्टरों का इस्तीफा देना चिंता का विषय। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। गुरु तेग बहादुर जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे। जिस जगह ते ये स्थान सुशोभित है गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब, इत्थे बड़ा छोटा जिहा पिंड सी, लहल पिंड। तो गुरु साहब जी ने जो अपना आसन इत्थे आके लाया तो इस नगर दे रहन वाले भाग राम जो आके गुरु साहब जी नूं बेनती की कि गुरु पातशाह कृपा करो
ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਘਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि कोरोना का कहर देश भर में लगातार जारी है। आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। देश भर में कोरोना का कहर जो जारी है, चिंता का विषय स्वास्थ्य विभाग के लिए भी है, सरकार के लिए भी है। यूपी दिल्ली में थोड़ी राहत की खबर इस समय सामने आई है, क्योंकि संक्रमितों की संख्या थोड़ी थोड़ी मामूली सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में 2 सप्ताह में आधा गिराव कोरोना का गिर चुका है। 2 सप्ताह के लॉकडाउन में मध्य प्रदेश, कर्नाटक के हालात इस समय बिगड़े हुए हैं। कर्नाटक पहले नंबर पर है, जहां पर संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है। हरियाणा में संक्रमण पूरी तरीके से गंभीर हो रहा है। दिल्ली में 2 सप्ताह में आधा गिरा है गिराफ, यानी जो कोरोना संक्रमितों का गिराफ है पूरी तरीके से वो आधा गिर चुका है। पहले एक दिन में 23 से 24 हजार मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब वो जो ग्राफ है वो 12 से 13 हजार पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि दिल्ली में कोरोना के केसेस का जो ग्राफ है वो आधा गिर चुका है। राहत दिल्ली के लिए है, क्योंकि लॉकडाउन वहां पर लगातार लगा हुआ है। लॉकडाउन से पहले जो पाबंदियां लगी हुई थी, वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ था, उसके बाद सरकार का फैसला कि अब संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा, तभी शायद इस चेन को तोड़ा जा सकेगा। तो अब वो रिजल्ट धीरे धीरे सामने आ रहा है। वो रिजल्ट यही है कि अब कोरोना केसेस का जो आधा गिराफ है वो गिर चुका है। देश के लिए राहत की खबर है, दिल्ली के लिए भी राहत की खबर है। तो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगाई जा रही वैक्सीन को लेकर राजनीतिक बवाल भी शुरू हो चुका है। समाज सेवियों को वैक्सीन का कैंप आयोजित कराने के लिए नेताओं की मर्जी का इंतजार करना पड़ रहा है। हरियाणा के पलवल में वैक्सीनेशन के लिए आयोजित कराए जाने वाले कैंपों पर राजनीति का प्रभाव डालने का आरोप है। कुछ समाज सेवियों का आरोप है कि जब उन्होंने वैक्सीनेशन के पलवल के नागरिक अस्पताल के टीकाकरण अधिकारी से कैंप आयोजित करने के लिए वैक्सीन की मांग की, तो उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के कार्यालय पर संपर्क करने के लिए बोल दिया। उनका आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी के नेता अपनी मर्जी से कैंप आयोजित करा रहे हैं। वहीं जिला टीकाकरण अधिकारी योगेश मलिक ने कहा कि वो केवल वैक्सीनेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों का सहारा ले रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंप आयोजित हो सके और जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन मिल सके। शुरुआत में उल्टा बहुत आसानी से मिल रहे थे, तब तो खुद ही बोलते थे कि आप कैंप लगवाइए, परंतु बाद में जब सबका ही उसके अंदर वो हस्तक्षेप होने लगा तो उसमें थोड़ी सी समस्या आई और आज लगभग सभी समस्याएं सुलझ गई हैं। परंतु आवाज उठानी पड़ती है, आवाज उठाने से ही समस्या सुलझती है। मैं समझता हूं कि 2 इसके तरीके हैं। एक पहलू से देखा जाए तो ये गलत है कि राजनीतिक हस्तक्षेप होना चाहिए, परंतु दूसरा पहलू देखा जाए तो चलिए किसी बहाने पब्लिक तक तो पहुंच रहा सेवा। हमारा मकसद है, जैसे मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने प्रण कर रखा कि जीवन के आखिरी सांस तक सेवा के लिए ही समर्पित रहेंगे। तो हम तो ये सोचते हैं कि चलो किसी का फायदा मिल रहा है तो अच्छी बात है। आज समस्या का समाधान हुआ, हमें 2 कैंप हमने अपने मांगे हैं और वो भी लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल या तो भाजपा के लोग ही हमसे कहेंगे वहीं कैंप लगाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारी जो अन्य एनजीओ स्वास्थ्य सेवा हैं, अन्य एनजीओज हैं, वो भी हमारे साथ कैंप लगवाने में पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने भी काफ़ी कैंप लगवाए हैं, पर कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें अपने आप को सामने लाना पड़ता है। उनको भी टीकाकरण के लिए को बढ़ाना है, इसलिए वो लोग भी इसमें साथ जुड़ने लगे हैं। और स्वास्थ्य विभाग को सभी से मदद अपेक्षित है, चाहे वो भाजपा कार्यकर्ता हैं, चाहे वो समाज सेवक है, चाहे वो एनजीओज हैं। तो हम स्वास्थ्य विभाग के लिए हमेशा अपनी मदद लेने के लिए द्वार खुले हैं। कोई भी आकर हमारी मदद कर सकता है। कैंप पलवल का एरिया है जहाँ पर मेरे पास केवल 5 टीमें कार्यरत हैं
और एक दिन में 5 टीमों से मैं 5 कैंप ही करा सकता हूँ। अगर सभी विभाग, सभी भाजपा या जितने भी NGO भाई हमारे हैं, सभी एक दिन में अगर मुझे 10 कैंप की सूची बना कर देंगे तो ये संभव। कोरोना महामारी को लेकर हरियाणा के फरीदाबाद में भी हरियाणा रोडवेज की 5 बसों को एम्बुलेंस सेवा में तब्दील कर दिया गया है। ये सभी बसें एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत रहेंगी। इन बसों में 4 बेड, स्ट्रेचर और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर की भी सुविधा रखी गई है। और वहीं जिला उपायुक्त ने बताया कि ये बसें गांव देहात एरिया में स्वास्थ्य केंद्रों की निगरानी में रहेंगी। कोरोना संक्रमण अब गांव तक फैल चुका है और अगर इसी तरह का कोई मरीज आता है तो इस एम्बुलेंस से उसका पूरा इलाज किया जाएगा। जिला उपायुक्त ने कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। जिला उपायुक्त ने ग्रामीणों से अपील की है कि एकजुट ना हो ताकि कोरोना से बचाव हो सके। 4 बेड्स होंगे तो एक साथ 4 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें पेशेंट को कैरी किया जा सकता है। और जैसा ये गांव के अंदर भी फैल रहा है तो गांव के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनके अंदर इनको दिया जाएगा ताकि लोगों को इमीडिएटली मदद हो सके और इसको बाकी ठहरने के पर्पज़ से भी यूज़ किया जा सकता है। जी, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा कोई विशेष संदेश आप देना चाहें सबसे पहले? गाँव के अंदर ठीकरी पहरा लगाने की बात कह दी गई है तो उसका कारण भी है कि वहाँ पर भी धीरे धीरे करके केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे हालातों में लोगों को इकट्ठा वहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। गांव में एक परंपरा रही है कि लोग साथ बैठकर ताश खेलते हैं, एक ही हुक्के के ऊपर बैठ के हुक्का पीते हैं, तो उससे काफ़ी संक्रमण फैल रहा है। तो लोगों को ये सावधानी बरतनी चाहिए कि वो लोग अलग अलग रहें, इकट्ठा ना बैठें। अगर ऐसा करते हैं तो उनकी खुद की ज़िंदगी खतरे में होगी और वो संक्रमण करके बाकी लोगों को भी तकलीफ दे सकते हैं, इसलिए अलग अलग रहें, दूर रहें। इनके अंदर जो है हम लोगों ने 5 बसेस इनको दी हैं स्वास्थ्य विभाग को। उसके अंदर एक बस के अंदर 4 बेड हमारे ये लगे हुए हैं और उसके अंदर ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स हैं वो हमें हेल्थ जो डिपार्टमेंट है वो हमें ये देगा, वो इसके अंदर लगाएगा और इसको यूज़ करेगा गांव के अंदर जहाँ जहाँ किसी भी ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है लोगों को ले आने के लिए, करने के लिए। इस जो गवर्नमेंट ने इनको समर्पण किया। इसके लिए आज सौंपी गई हैं बसें, इस पर क्या कहना चाहोगे? आज इस अवसर पे लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? लोगों के लिए अपील है कि इसमें अपने आप को दूर रखें और अपने हेल्प जितनी हम लोग हेल्प अपनी तो कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जो कि सीधे दिल्ली से सामने आ रही है। पूर्व विधायक जरनैल सिंह का निधन हो चुका है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने इस निधन पर दुख जताया है। बड़ी खबर आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर, और उन्होंने कहा है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दिल्ली के पूर्व विधायक का निधन हो चुका है। उन्हें योगदानों के लिए हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि उनके जितने भी योगदान थे उसको हमेशा याद रखा जाएगा। ये बात आज सीएम केजरीवाल की तरफ से भी कही गई है। आप पार्टी से विधायक रह चुके, उन्होंने कहा है कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। सीएम केजरीवाल ने दुख जताया है, दुख व्यक्त किया है। तो दिल्ली के पूर्व विधायक जरनैल सिंह का निधन हो चुका है। पूर्व विधायक रह चुके हैं। उनके जो काम हैं उन कामों को आज याद किया जा रहा है। दिल्ली की सरकार भी उन कामों को याद कर रही है, जिसके चलते सीएम केजरीवाल ने खुद दुख जताया है उनके निधन पर। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व विधायक जरनैल सिंह का निधन हो चुका है। सीएम केजरीवाल ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उनके योगदानों को, उनके कामों को हमेशा याद किया जाएगा। उनके जितने काम थे उनको याद किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी से विधायक रह चुके थे जरनैल सिंह, आज उनका निधन हो चुका है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये ट्वीट सीएम केजरीवाल का आपके सामने, जो सीएम केजरीवाल ने दुख व्यक्त किया है। ट्वीट हम इस समय आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा जा गया कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके कामों को हमेशा याद किया जाएगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आज ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है दिल्ली के पूर्व विधायक जरनैल सिंह के निधन पर। ये ट्वीट इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर सीएम केजरीवाल का दिखाई दे रहा है। इसमें दुख व्यक्त करते हुए सीएम केजरीवाल ने उनकी आत्मा को शांति देने की बात कही है, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली के पूर्व विधायक जरनैल सिंह का आज निधन हुआ है। बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, सरकार ने दुख जताया है। सीएम केजरीवाल ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी देते हुए दुख व्यक्त किया है और कहा है कि उनके जितने काम थे, उनका जो राजनीतिक कार्यकाल था, उसको हमेशा याद किया जाएगा।
पलवल के सोलड़ा गांव में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है, जहां पर आलम यह है कि यहां पर ना तो ग्रामीणों को कोरोना वैक्सीनेशन की डोज मिल पा रही है और ना ही कोरोना के सैंपल लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन तो है, लेकिन वैक्सीन लगाने वाला स्टाफ नहीं है। सरकार की तरफ से गाँव में कोरोना जाँच की थर्मल स्क्रीनिंग के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन पलवल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। आलम यह है कि ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र के बाहर वैक्सीन के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन बाद में वापस खाली हाथ इनको लौटना पड़ता है। एक ही गांव की हालत नहीं है, बल्कि पलवल के दर्जनों गांव में इसी तरह के हालात हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से स्टाफ गायब रहता है और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। अगर इमरजेंसी कोई पेशेंट आ जाता है यहाँ पे कहने लगता है कि टेस्टिंग कराओ, तो ये 4th क्लास को उठा के सिक्योरिटी वाले को बोल देते हैं कि टेस्ट ले ले, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लैब टेक्नीशियन नहीं है, जिसकी वजह से टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। और दूसरा वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे वैक्सीन आई हुई है, परंतु नर्स नहीं आ पा रही है कोई भी टाइम से जो वैक्सीन लगा सके। अब भी सब 12 बज चुके हैं, अभी तक कोई भी नर्स नहीं आई हुई है। जैसे कि सुदेश मैडम है कि उनकी वैक्सीन की ड्यूटी है यहाँ पे 16 PSC में, अभी तक वो अवेलेबल नहीं हो पाई है। इन सब चीज़ों के लिए हमने यहाँ के जो इंचार्ज MO उनको भी बताया है। जो इंचार्ज है यहाँ पे PSC के, उन्होंने ये जवाब दिया कि मुझे खुद नहीं पता कि वो कब आएंगे। तो इस तरीके से अब आप बताइए कि कैसे होगा। यहाँ पे इतने हमारे गांव में 20-25 मरीज कोरोना के पेशेंट हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उनको देखने के लिए यहाँ से कोई स्टाफ जाता नहीं है, किस तरह से मेडिसिन देनी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। सत श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी, की हाल है? हकीम साहब, 2 दिन हो गए, बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन से चला जाऊगा। ओए तू ओही नीम हकीम है ना जिसने पिछले हफ्ते सरदूल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦि ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।